तो मान लेते हैं कि आपके पास इस वक्त 1 करोड़ रुपए की रकम पड़ी हुई है। तो आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन सा प्लॉट आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा? उसकी वैल्यू 2 करोड़, 3 करोड़ या शायद उससे भी ज़्यादा हो जाए। मतलब इसमें कैलकुलेशंस नहीं की जा सकती कि कितना ज़्यादा हो सकता है। वो जो थंबनेल आप पढ़ के आए हैं ना इस वीडियो में कि 1 लाख का 2 लाख हो गया सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर, तो कौन सी है वो स्कीम जिसमें निवेश करके आप सिर्फ 3 से 4 सालों के अंदर अंदर अपने पैसों को डबल या उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात है जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप इस स्कीम को भी काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। तो वो बात क्या है, ज़रा वो जान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास इस वक्त 1 करोड़ रुपये की रकम पड़ी हुई है। अब है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मानने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास इस टाइम पे 1 करोड़ रुपए हैं और आप इन पैसों को किसी प्लॉट वगैरह में, मतलब किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपके सामने टोटल 3 तरह के प्लॉट्स आ जाते हैं। जो पहला वाला प्लॉट है वो आपका उस एरिया में है जो कि पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, जहाँ पे अब डेवलपमेंट की कोई खास गुंजाइश नहीं बची है। मतलब सारी सुख सुविधाएँ वहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ही अच्छा एरिया है वो। दूसरा प्लॉट आपका उस एरिया में है जो कि अभी सेमी डेवलप है, मतलब कि डेवलपमेंट हो चुकी है लेकिन अभी भी वहाँ पर डेवलपमेंट की जो, मतलब थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है और थोड़ी बहुत की जो गुंजाइश है वो वहाँ पर बाकी है। और जो तीसरा प्लॉट है आपका इसके बाद वो उस एरिया में है जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग स्टेज पे है। मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे अभी कुछ भी खास नहीं हुआ है, लेकिन आपकी जो रिसर्च है वो ये कहती है कि यहाँ पर अभी बहुत सारा डेवलपमेंट होना बाकी है, ठीक है। तो ये 3 तरह के जो प्लॉट्स हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। अब अगर आप ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन सा प्लॉट आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा? जाहिर सी बात है आपका एक ही जवाब है आप सभी का, और वो ये है कि जो प्लॉट डेवलपिंग एरिया के अंदर में, जहाँ पर अभी बहुत सारा डेवलपमेंट होना बाकी है, वही वाला प्लॉट हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा। बहुत ही कॉमन सी बात है, क्योंकि जो डेवलप हो चुका है एरिया, वहाँ पे अब कुछ खास बचा नहीं डेवलप होने को। जितने रेट बढ़ने थे वो बढ़ चुके हैं वहाँ पे, तो उसमें कुछ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा नहीं। जो सेमी डेवलप वाला एरिया जहाँ पे अभी थोड़ा है और थोड़ा होना बाकी है, तो उसमें भी रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन एक ठीक ठाक सही रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला जो एरिया है जहाँ पर अभी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ खास हुआ नहीं है, बहुत सारा डेवलपमेंट होना अभी बाकी है, तो इसमें अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें इस एरिया में प्लॉट खरीदने में, तो हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि अगर 1 करोड़ रुपये आज आपने इसमें लगा दिया, तो हो सकता है कि 4-5 सालों में आपका जो 1 करोड़ रुपये का वो प्लॉट है उसकी वैल्यू 2 करोड़, 3 करोड़ या शायद उससे भी ज़्यादा हो जाए। मतलब इसमें कैलकुलेशंस नहीं की जा सकती कि कितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये बात आप समझ गए। लेकिन इसमें रिस्क का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने जो कैलकुलेशंस करी थी कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आएगा, यहाँ पर ऐसा होना है, यहाँ पर वैसा होना है, वो हो ही ना, या फिर ये हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रिस्क का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो डेवलप एरिया है वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, और जो सेमी डेवलप एरिया है उसमें भी काफ़ी कम रिस्क है। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। हो सकता है कि कल को कुछ ना हो सकता है कि, और इसकी वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो बढ़ने के बजाय डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। मतलब कि इस वाले एरिया में जो डेवलपिंग है इस टाइम पे, जो बहुत, जहाँ पे अभी कुछ खास हुआ नहीं है, वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है। तो इस बात से आप सहमत हैं? आप कहेंगे हाँ ये तो कॉमन सी बात है, हमें पता है, ठीक है। तो ये बात तो आप समझ गए ना। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को ना ज़रा आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए, ठीक है। अब जब आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपके सामने जैसे प्लॉट थे, वैसे इसमें भी आपके सामने टोटल 3 तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा लार्ज कैप कंपनीज़ का, दूसरा ऑप्शन होगा मिड कैप कंपनीज़ का, और तीसरा ऑप्शन होगा स्मॉल कैप कंपनीज़ का। लार्ज कैप का मतलब हो गया जो बड़ी कंपनियाँ हैं, मतलब जो डेवलप वाला एरिया था ना प्लॉट में, ये उस टाइप का है। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, जो वेल स्टैब्लिश्ड हैं, मतलब इन्होंने काफ़ी जो ग्रोथ इनको हासिल करनी थी अपनी लाइफ में, वो ये कर चुकी है यहाँ से। फिर इसके बाद आती है मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज हमारा वो वाला प्लॉट है जो कि सेमी डेवलप वाले एरिया में, मतलब जहाँ पे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो गई है और थोड़ा बहुत अभी बाकी है। और जो स्मॉल कैप है ये हमारा वो वाला प्लॉट है जो कि डेवलपिंग एरिया में है, मतलब जिसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो इन तीनों में से, इन तीनों तरह की कंपनीज में से
आपको किस में सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा? जाहिर सी बात है स्मॉल कैप कंपनीज़ में, लेकिन रिस्क भी किस में सबसे ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है स्मॉल कैप कंपनीज़ में। तो यही मुझे समझाना था यहाँ पे कि ये जो स्मॉल कैप, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही स्मॉल कैप के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, मतलब एक ऐसा रिटर्न जो कि नॉर्मल रिटर्न से ज़रा हटके हो, मतलब अगर पूरे मार्केट में 9-10% का रिटर्न चल रहा है सब कुछ 10-12% का, तो ये रिटर्न आप मतलब ये जो है आपको मतलब 25-30% या उससे भी ऊपर का रिटर्न कमा के दे, तो मतलब इस तरह का रिटर्न अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको स्मॉल कैप कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यही मतलब इसी में उतना पोटेंशियल है कि मतलब आपको इतना ज़्यादा रिटर्न कमा के दे सकता है, ठीक है। तो रिटर्न के बारे में जब हम सोचते हैं ना तो हम बड़े खुश से हो जाते हैं कि यार मतलब आज 20,000 लगाओ, या मतलब आज जैसे 1 लाख रुपए लगा दिए तो 3 से 4 साल के बाद जो है हमें इसके बदले 2 लाख 3 लाख या शायद क्या पता उससे भी ज़्यादा मिल जाए, है ना। तो मन में लड्डू तो फूटते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक डर भी आता है कि इसमें रिस्क भी तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कि कल को ये कंपनी ही बंद हो जाए, क्योंकि देखिए जब एडवर्स सिचुएशंस आती है, जैसे मान लीजिए रिसेशन का टाइम आ गया, कंपनियों की सेल जो है काफ़ी डिक्रीज़ हो जाए, है ना, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, जो लार्ज कंपनीज़ होती है, जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं और या फिर जो मिड कैप कंपनीज़ है ना, ये सर्वाइव कर जाएंगी क्योंकि इनके पास सफिशिएंट पैसा होता है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज़ के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो अगर इनका कुछ महीने भी बिजनेस ख़राब हो जाए ना तो ये बंद होने के कगार पे आ जाती है। तो रिस्क जो है इसमें बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी मिलता है जब आपको ज़्यादा रिटर्न कमा के देता है। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि मतलब सवाल क्या कहूँ, मतलब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि यार रिटर्न इतना ज़्यादा दे रहा है कमा के, अगर किसी भी तरीके से हम इसके रिस्क को कम कर सके थोड़ा सा भी, है ना, मतलब इसके रिस्क को पूरा तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम इसके रिस्क को कुछ हद तक कम कर देना तो मज़ा आ जाए, मतलब रिटर्न भी मिल जाएगा और थोड़ा बहुत रिस्क भी कम हो जाएगा। तो क्या इसके रिस्क को कम किया जा सकता है? बिल्कुल कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है इस रिस्क को कम करने का? पहला तरीका ये है कि तरीका भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि इसके 2 स्टेप्स हैं कम करने के, ठीक है। जो पहला स्टेप लेना है आपको वो ये कि इसमें उतना ही पैसा आप इन्वेस्ट करिए जितने पैसे का रिस्क आप आराम से झेल सके। मतलब मान के चलिए कि अगर आपने 1 साल में 1 लाख रुपए जमा किए और आप उसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें से जो 20,000 रुपये की रकम है ना, 20-25 हज़ार की, वो आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप 20-25 हज़ार इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसे अगर मान लीजिए डूब जाते, कंप्लीटली मान लेते हैं कि ज़ीरो हो जाते हैं, तो भी आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे उसका कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुख तो होता ही है, थोड़े बहुत पैसे डूब जाते हैं तो लेकिन वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई उतना झकझोर नहीं देगी। लेकिन अगर आप उस 1 लाख रुपये में से 50-60 हज़ार रुपये उसमें इन्वेस्ट कर देंगे और वो पैसे अगर आपके डूब जाते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वो एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए बहुत ही छोटा सा अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करें। बाकी अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने के शौकीन हैं तो आप जितना चाहे उतना इसमें डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला स्टेप तो यही है कि आप एक स्मॉल अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करें और मतलब उतना ही इन्वेस्ट करें जितने का रिस्क आप आराम से झेल सकें। फिर इसका जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आप एक कंपनी में सिर्फ इन्वेस्ट ना करें, आप एक के बदले कई सारे स्मॉल कैप कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। कहने का मतलब ये है कि देखिए हम कई सारी जो कैटेगरीज होती हैं तो आप ना हर एक कैटेगरी से मतलब हर एक कैटेगरी से जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करें। जैसे मान लीजिए कि आपने एक FMCG सेक्टर उठाया और उस सेक्टर के जो कुछ स्मॉल कैप कंपनीज हैं उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। फिर आपने जो ऑटो कंपोनेंट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनमें से किसी स्मॉल कैप कंपनीज में उठा के पैसा इन्वेस्ट कर दिया। फिर केमिकल सेक्टर में कोई है तो उसमें जो स्मॉल कैप कंपनीज है उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर के जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं ना तो आप उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि कभी भी सारे सेक्टर तो बुरा परफॉर्म करेंगे नहीं, कोई ना कोई सेक्टर, अगर मान लो आपने 10 अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो 200 के 200 सेक्टर्स जो है मतलब ना ही देश में सीमेंट बिक रहा है, ना ही लोहा बिक रहा है, ना ही देश में लोग खाने पीने के सामान खरीद रहे हैं, ना ही केमिकल्स वगैरह, मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। कभी कोई सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम पे होता है तो कभी कोई सेक्टर बूम पे होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे
तो फिर इससे जो आपका जो रिस्क का लेवल है ना वो कुछ हद तक काफ़ी जो है वो कम हो जाता है। और इसमें क्या है कि अगर आपके जो पैसे हैं वो मान लीजिए 30-40 अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर के, तो आपके अगर उस 40-50 कंपनीज़ में से ना अगर 30 से 40 कंपनियां भी डूब जाएं, मान लेते हैं ज़ीरो हो गई वैल्यू, और आपकी जो 10 से 20 कंपनीज है अगर वो भी बच जाती है और वो अच्छा रिटर्न दे जाती है, तो मान के चलिए कि वो इतना दे देगी ना आपको, क्योंकि इनके रिटर्न्स कोई 10-15% के रिटर्न्स होते नहीं है, 25-30-40 उससे भी ऊपर के रिटर्न्स होते हैं। तो अगर वो आपको उतना मतलब बच जाती है तो वो आपको इतना रिटर्न कमा के दे देगी कि वो जो बाकी के जो 30-40 कंपनियाँ डूबी आपकी, उसका लॉस आप भूल जाएंगे, तो वो सारा कवर कर लेगी उसमें, ठीक है। तो रिस्क को 2 तरीक़ों से इसमें कम किया जा सकता है। पहला तरीका कि आप इसमें उतना ही इन्वेस्ट करें जितने का लॉस आप आराम से झेल सकें, और दूसरा तरीका आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करें उसको। अब यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जो पहला वाला स्टेप है वो तो आप आराम से फॉलो कर लेंगे, है ना, कि कम पैसा इन्वेस्ट करने का, लेकिन जो दूसरा स्टेप है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं उनमें तो सिर्फ आपको 100 कंपनीज़ को ही कंपेयर करना है, क्योंकि सभी के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं हमारे देश की, उनको हम लार्ज कैप कंपनीज़ कहते हैं, ठीक है। तो उसमें तो सिर्फ आपको 100 कंपनीज़ को ही आपस में कंपेयर करके एक कंक्लूजन पे पहुंचना होगा कि हाँ ये वाली कंपनी अच्छी है। मिड कैप कंपनीज जो है वो जो अगली 150 कंपनीज़ होती है उन्हें मिड कैप कंपनीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कंपनियों के बीच में कंपेरिजन नहीं करना, सिर्फ 150 है। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्मॉल कैप की तो इनकी संख्या हज़ारों में है। अब आप हज़ारों में कैसे सेलेक्ट करेंगे कि ये वाली कंपनी अच्छी है, ये वाली कंपनी अच्छी है ना। और स्मॉल कैप कंपनियों के तो नाम भी नहीं सुने होते किसी ने, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं तो ये उतनी ज़्यादा फेमस तो होती नहीं है कि सबको पता हो इनके बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बारे में रिसर्च करना बहुत मुश्किल काम है। जो इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब उनका प्रोफेशन ही है ये, वो तो आराम से कर लेंगे क्योंकि उनका काम है ये। लेकिन जो लोग जिनका प्रोफेशन मतलब नहीं है ये, तो उनके लिए एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना बड़ा ही मुश्किल काम है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने किसी से सुन लिया तो आपने लगा दिया पैसा, लेकिन आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे उसमें, है ना। तो ये दूसरा वाला जो स्टेप मैंने कहा ना कि 30-40 कंपनियों में ऐसे इन्वेस्ट कर दो पैसों को, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। ये एक आम मतलब वो व्यक्ति जो फाइनेंस की फील्ड का नहीं है, उसका प्रोफेशन वो नहीं है, तो उसके लिए ये वाला जो स्टेप है ये फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल काम है। अब आप कहेंगे कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका? बिल्कुल, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और ये मनी उपाय का चैनल में जो नाम है वही उपाय है ना, तो वो उपाय तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा हर प्रॉब्लम का। तो इसका भी एक उपाय। अब इसके भी 2 सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के भी। पहला सॉल्यूशन क्या है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाएं और आप उसको कहें भैया ये ले पैसे, और इतने सारे ना 20-30 कंपनियों में जो स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें मेरे पैसों को आप इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से सोच समझ कर इन्वेस्ट कर देगा अलग अलग में। और जो दूसरा तरीका है वो है म्यूचुअल फंड्स का, कि आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। जो स्मॉल कैप फंड्स होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, तो आपने उन फंड्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और फिर आप निश्चिंत हो गए, वो आपके पैसों को अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते रहेंगे। अब इन दोनों में से, यानी कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है और एक म्यूचुअल फंड है, तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि कौन सा बेटर ऑप्शन है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल और जो बेटर ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड्स का। क्योंकि देखिए फाइनेंशियल एडवाइज़र में क्या है कि मतलब कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है कि उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब आपको नहीं पता कि उन्होंने आज तक कितने क्लाइंट्स, मतलब एक तो कितने क्लाइंट्स हैं उनके, और दूसरी बात ये कि आप नहीं जानते कि उन्होंने अपने सभी क्लाइंट्स को कितना कितना रिटर्न दिया, है ना। वो तो मतलब बातों वाली बात, मतलब वो सिर्फ बात की होती है कि हमने इतना दिलवा दिया, हमने इतने रिटर्न्स दिए अपने कस्टमर्स को, तो हर कोई तो बढ़ा चढ़ा कर ही बोलता है ना। तो उसमें उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहने का मतलब ये। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ख़राब ऑप्शन है, वो आपको अगर अच्छा लगता, कई सारे अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स भी होते हैं, तो आपको ठीक लगता है तो आप उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों को मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप इसके बदले म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है ना उसका चुनाव करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है। आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा ही, उसमें डीमैट अकाउंट खोलिए और घर बैठे बैठे आपको कुछ नहीं करना, उसमें म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाना है और
उस म्यूचुअल फंड में आप बस स्मॉल कैप फंड्स को सेलेक्ट कर लीजिए, आपके सामने कुछ कंपनियों के स्मॉल कैप फंड्स आ जाएंगे, आपको जिसमें भी इन्वेस्ट करना हो आपका घर बैठे बैठे जो है इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आपको हर महीने 500,000 रुपये देने तो आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कर लीजिए। आपको लमसम इन्वेस्ट करना है 15-20 हज़ार रुपये, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए उस हिसाब से। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन होता है और इसके साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है। देखिए फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाएंगे तो वो आपको जो बताएगा कि मैंने इतने कि हमारे इस कस्टमर को इतना प्रॉफिट मतलब इतने रिटर्न दिलवाए, इतने रिटर्न दिलवाए, इतने रिटर्न दिलवाए, है ना, तो उनकी बात झूठी भी हो सकती है। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सभी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है, तो इसके जो डेटा होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। तो आपको कम से कम ये पता होता है कि इस फंड ने पिछले इतने महीनों में या इतने सालों में ये इतने का रिटर्न दिया है, तो ये बात आपको पता होती है। फिर उसके बाद उनके आपके पैसों को किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है, कितना % जो है इन्वेस्ट किया गया है, वो सारी बात आपको पता होती है म्यूचुअल फंड के मामले में। तो उसमें आपसे जो बातें हैं वो उतनी ज़्यादा छुपाई नहीं जा सकती। हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कत इसमें भी है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे मैक्सिमम चीज़ें जो हैं इसमें ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्मॉल कैप यानी कि छोटी छोटी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड का सहारा लें, आप स्मॉल कैप फंड्स के ज़रिए ही इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो स्मॉल कैप फंड तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ना अभी तक कि स्मॉल कैप फंड का मतलब है कि आप जो पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे उसके ज़रिए स्मॉल कैप कंपनीज़ में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, जो छोटी छोटी कंपनीज़ होती हैं। अच्छा, तो यहाँ तक जो इतना सारा हमने डिस्कशन किया है अभी तक, वो सिर्फ इसलिए किया कि आपको ये पता चल सके कि स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको मतलब इसमें रिटर्न का क्या हिसाब किताब रहने वाला है और रिस्क का क्या हिसाब किताब रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो बेसिक बातें थी जो क्लियर हो गई। तो अब आप इस फंड के स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और खड़ी होती है, वो ये कि देखिए आजकल के ज़माने में कई सारी कंपनियां जो हैं वो इस म्यूचुअल फंड के बिज़नेस में घुस चुकी हैं। तो जब आप स्मॉल कैप फंड सर्च करेंगे तो आपके सामने कई सारी कंपनियों के स्मॉल कैप फंड्स आ जाएंगे। जैसे मैंने एक कंपनी खोली, ठीक है, तो मेरी कंपनी का अपना एक स्मॉल कैप फंड है, फिर आप किसी और ने खोली तो उसका अपना स्मॉल कैप फंड होगा, फिर किसी और ने खोली तो अपना होगा। जैसे टाटा है, रिलायंस है, ICICI है, क्वांट है, कैनरा रोबेको है, तो मतलब कई सारे हैं, ठीक है। तो अब इतने सारे जो ये AMCs हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, इनमें से हम अपना पैसा किस कंपनी को दें, अब इस बात का डिसीज़न कैसे लिया जाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो देखिए इस प्रॉब्लम के भी दो सॉल्यूशन हैं। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो उस पॉइंट्स के बेसिस पे आप कंपेयर करके सबसे अच्छा जो स्मॉल कैप फंड है अपने लिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको कुछ फंड सजेस्ट कर दूंगा, तो आपको अगर वो ठीक लगता है तो आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, उससे आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। आपको जो भी ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स अब बताऊंगा जिन पॉइंट्स के बेसिस पे आप अलग अलग कंपनियों के जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उनमें से अपने लिए जो सबसे अच्छा जो स्मॉल कैप फंड है उसका चुनाव करके उसमें अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन से हैं वो पॉइंट्स, अब ज़रा एक एक करके उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको उनके रिटर्न्स चेक करने हैं। अब ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, जाहिर सी बात है कि जब भी आप सर्च करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप यही देखेंगे कि किस फंड ने, मतलब किस कंपनी के फंड ने सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स हैं वो इसमें दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। वो बात क्या है कि इनके जो रिटर्न्स हैं ना, जब आप देखें तो जैसे इनका 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का जो रिटर्न का होता है, तो जब आप देखें ना तो एक चीज़ ज़रूर नोटिस करें कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर तो नहीं है। मतलब क्या होगा इसमें, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड्स हैं तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि जैसे पहले साल में हो सकता है कि एक साल में 10% का रिटर्न दे, मतलब 1 ईयर का, और वहीं 2 ईयर का रिटर्न आपको सीधा वो 30 से 40% दिखला दे। तो ये पॉसिबिलिटी है इसके अंदर में। तो आपको ये देखना है कि फंड रिटर्न तो अच्छा दे रहा है, बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कौन सा फंड है या ऐसे कौन से फंड्स हैं जो जिनके बीच के रिटर्न्स जो है, जो डिफरेंस है ना वो कम है। तो जिनके बीच के रिटर्न्स का जो डिफरेंस है वो कम होगा, वो फंड आपके लिए थोड़े अच्छे हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि जिनके रिटर्न्स थोड़े कंसिस्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार देने के लिए तो 50 दे दिया लेकिन फिर नीचे गिर के सीधा 5 से 6% पे आ गया, तो ऐसा नहीं। तो जिनके रिटर्न्स थोड़े कंसिस्टेंट हो ना ईयर बाई ईयर, तो आप उनको सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो ये आपको रिटर्न्स देखना है।
जब आप रिटर्न्स के बेसिस पे आपने कुछ ऐसे फंड सेलेक्ट कर लिए कि हाँ जिनके रिटर्न्स कंसिस्टेंट है, मतलब कि उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक ठाक सा डिफरेंस है, तो इसके बाद में आपको टोटल 6 रेशियोज़ हैं जो कि आपको चेक करनी है। ठीक है, उन 6 रेशियोज़ के नाम क्या क्या हैं? तो पहला जो है वो है अल्फ़ा, दूसरा जो है वो है बीटा, तीसरा जो है वो है शार्प, चौथा जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, पांचवा जो है वो है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, और जो छठा और आखिरी है वो है एक्सपेंस रेशियो। तो ये 6 रेशियोज़ हैं। ये आप उन जो भी फंड्स आपने रिटर्न्स के बेसिस पे सेलेक्ट किए, तो उसके बाद आपको ये 6 रेशियोज़ उनके देखने हैं, चेक करने हैं। ठीक है, अब एक एक करके ज़रा शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा अभी, अदरवाइज़ वीडियो मुझे पता है कि लंबी मैं बना चुका हूँ, बट मैं इसको और ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। तो ये जो पहला वाला रेशियो है जिसका नाम है अल्फ़ा, इसका मतलब बस आप इतना समझ लीजिए कि बेंचमार्क इंडेक्स होता है। इसको अगर मैं बहुत लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो जैसे मार्केट का जो एक एवरेज रिटर्न है, जैसे मान लीजिए मार्केट जो जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया, अगर उस कैटेगरी में मान लीजिए 10% का रिटर्न चल रहा है अभी ऑन एन एवरेज, तो ये जो अल्फ़ा होता है ये बताता है कि ये एवरेज रिटर्न से कितना ज़्यादा कमा के दे रहा है। जैसे अल्फ़ा किसी का मान लीजिए 2% का है, तो मतलब ये 2% एक्स्ट्रा कमा के दे रहा है आपको, तो कुछ ऐसा ही है। तो अल्फ़ा, और टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो बेंचमार्क इंडेक्स से बेंचमार्क जो इंडेक्स होता है तो उसका जो एवरेज रिटर्न होता है, तो उसके कंपैरिजन में ये कितना ज़्यादा देता है, ये अल्फ़ा जो है वो डिनोट करता है उस चीज़ को। शॉर्ट में बताऊं तो अल्फ़ा जो है ना, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। अब सवाल उठता है कितना ज़्यादा होना चाहिए, हम कंपेयर कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि ये ज़्यादा है कि कम है? तो देखिए इसका एक सीधा सा जवाब ये है कि उस कैटेगरी, एक वेबसाइट है जिसका नाम है मनी कंट्रोल, जिसे मैं यूज़ करता हूँ डेटाज वगैरह स्टडी करने के लिए। तो उस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे ना, तो जिस फंड को भी आप स्टडी करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर आपको उसका एक कैटेगरी एवरेज दिख जाएगा। ठीक है, कि मतलब इस कैटेगरी के जो जितने भी फंड्स हैं उनका जो एवरेज अल्फ़ा रेशियो है वो इतना है। तो आप देख लीजिए उस एवरेज से वो ज़्यादा है कि नहीं। ठीक है, अगर उस एवरेज से वो कम है तो आपको इग्नोर कर देना है, उस एवरेज से ज़्यादा है तो आप उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना समझ के रख लीजिए। बाद में कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि इन रेशियोज़ को अच्छे से समझाऊंगा फॉर्मूले वगैरह के साथ में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा बीटा। बीटा का मतलब ये है कि ये आपको ये बताता है, ये वाला जो रेशियो है, कि ये जो फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, ये कितना वॉलेटाइल है। मतलब वॉलेटाइल का मतलब कितना ज़्यादा इसमें चेंज आ सकता है। जैसे अगर मार्केट 1% से गिरा और अगर मान लीजिए बीटा है 0.80, तो मतलब हो गया कि आपका जो फंड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो 0.80 से गिरेगा। मतलब इसमें रिस्क जो है वो मार्केट के कंपैरिजन में, मतलब बाकी सब चीज़ों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। तो बीटा जो है वो हमेशा 1 से कम ही होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा है तो उसमें रिस्क का जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो जिस फंड का भी बीटा 1 से कम हो तो आप उसको ही सेलेक्ट करें। इसमें भी वही फंडा है, जैसे जो कैटेगरी एवरेज है उसके हिसाब से आप चेक कर लेंगे, उस साइट पे आपको मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए कि क्या हिसाब किताब है उसका। फिर बीटा के बाद आता है हमारा शार्प रेशियो। शार्प रेशियो का मतलब है कि आप जितना रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, मतलब वो फंड जितना रिस्क ले रहा है तो उसके कंपैरिजन में वो रिटर्न्स कितने ज़्यादा कमा के दे रहा है। बस इतना ही समझिए आप। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, बट अगर समझाऊंगा तो फिर थोड़ा और घुसना पड़ जाएगा और वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी बातें और बतानी है। तो मैं अभी बताना उतना डेप्थ में नहीं घुसना चाहता किसी भी चीज़ के। तो अभी बस इतना ही समझिए कि रिस्क के कंपैरिजन में कितना रिटर्न ये कमा के दे रहा है। तो ये भी जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और अगेन आप इसके कैटेगरी का एवरेज चेक करेंगे कि बाकी सभी फंड्स का एवरेज क्या, शार्प रेशियो क्या है। और अगर जो फंड आप देख रहे हैं इस टाइम पे, तो उस फंड का जो शार्प रेशियो है क्या वो कैटेगरी के एवरेज से ज़्यादा है कि नहीं। अगर ज़्यादा है तो बेस्ट है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना रिटर्न्स के टाइम पे कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो ये वही चीज़ है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जितना ज़्यादा कम हो, मतलब डिफरेंस डेविएशन जितना ज़्यादा कम हो, चेंज जितना ज़्यादा कम हो उसमें, उतना ज़्यादा बेहतर है ये। इसके बाद हमारा आ जाता है एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का सिंपल सा मतलब ये है कि देखिए आप जब किसी फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके पैसों को कई सारे कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि उस
बट मतलब जैसे 40 कंपनियों के, मान लीजिए 40 से 50 कंपनियों में जो पैसा आपका इन्वेस्ट हुआ, तो वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो कितने टाइम तक उसमें रहती है, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली उसको खरीद और बेच रही है। तो ये पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो उस चीज़ को बताता है। तो इसका कम ज़्यादा का तो कोई हिसाब किताब नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये जितना ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसका कैटेगरी एवरेज चेक कर लें कि इसका कैटेगरी का एवरेज कितना है, मतलब इस कैटेगरी में बाकी के जो फंड्स हैं उनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कितना है, तो उसके कंपैरिजन में अगर ये कम हो तो बेहतर है। ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने पहले भी बताया आपको, मनी कंट्रोल की साइट पर आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा भी कई सारी वेबसाइट है, मैं मनी कंट्रोल यूज़ करता हूँ, बस इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में लास्ट हमारा रेशियो है एक्सपेंस रेशियो। बहुत ही सिंपल सा रेशियो है, इसके बारे में आप शायद बहुत से लोग जानते ही होंगे अच्छे से। एक्सपेंस रेशियो मतलब समझ लीजिए कि जो जिस फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग रखे होंगे उन्होंने सैलरी पे, है ना, जो उस फंड को मैनेज कर रहे होंगे, जो आपके पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम टू टाइम। तो वो लोग सब कुछ मेंटेन वगैरह करने के लिए ना एक छोटा सा चार्ज लेते हैं, तो उसी को एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है, जो ऑटोमेटिकली मतलब आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में से डिडक्ट हो जाता है। मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ अपनी जेब से नहीं पे करना पड़ता, जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसी में से वो डिडक्ट कर लेंगे उसको। तो ये जितना ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। इसमें भी अगेन वही फंडा अपनाएंगे आप, कैटेगरी एवरेज को चेक करेंगे कि बाकी फंड्स में कितना एवरेज जो है वो एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है, और उससे ये जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये 6 रेशियोज़ हैं जो कि आपको ज़रूर चेक करने चाहिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। हालांकि बहुत सारे रेशियोज़ और भी हैं, बट अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो पहले आपने रिटर्न को देखा, फिर आपने कुछ रेशियोज़ चेक किए, फिर उसके बाद कुछ एक आध छोटी छोटी बातें हैं, जैसे एग्जिट लोड आप चेक करके देख लीजिए। एग्जिट लोड का मतलब होता है कि जब आप 1 साल के अंदर अंदर ही कुछ अपने यूनिट्स को बेच देते हैं, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेच के इतना सारा पैसा निकाल लेते हैं, तो उस पर एग्जिट लोड लिया जाता है। तो ये एग्जिट लोड जितना ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तरह का खर्चा है ये। तो ये भी देखिए, ये भी चेक कर लेना चाहिए आपको। हालांकि 1 साल से अंदर में आपको पैसा निकालना ही नहीं चाहिए, कम से कम 1 साल का वेट तो करना ही चाहिए, तभी थोड़े अच्छे रिटर्न जो है वो आप कमा सकते हैं। तो एग्जिट लोड चेक कर लिया, उसके बाद आपको AUM चेक कर लेना चाहिए, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि कितने इन्वेस्टमेंट को, कितने एसेट्स को वो कंपनी मैनेज करे। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर, जैसे टाटा का कोई फंड है, तो आपने उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसमें आप देखेंगे कि AUM लिखा होगा 4,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, कुछ इस तरीके से फिगर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी इतने पैसों को मैनेज कर रही है इस टाइम पे। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि इसका कोई ऐसा कुछ कहा तो नहीं जा सकता कि कितना अमाउंट जो है वो ठीक होता है इसका, लेकिन अगर वो 1000 करोड़ से ऊपर का है तो उसे आप ठीक मान सकते हैं। उससे नीचे का है तो थोड़ा बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है आपको, मतलब फिर देख लीजिए कि आपको क्या करना है नहीं करना। लेकिन 1000 करोड़ से ऊपर है तो मतलब एक डिसेंट सा अमाउंट है वो। हालांकि कोई इसका मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जब मैं देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि उसका 1000 करोड़ से ऊपर का AUM जो है वो होना चाहिए, उससे नीचे वाले में मैं इन्वेस्ट करने से बचता हूँ। तो ये आप चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद इतना वैसे काफ़ी है। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो उस फंड का जो पोर्टफोलियो है कि वो भी चेक कर सकते हैं, मतलब इस फंड ने कितने कितने कंपनियों में अपने पैसों को इन्वेस्ट किया हुआ है ना। जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड उसका पोर्टफोलियो होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर इसके बाद जो उनके फ़ंड मैनेजर्स हैं उनकी आप प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकते हैं अगर आप और डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं, बट मेरे हिसाब से इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ंड मैनेजर हमेशा ठीक ही होता है, पोर्टफोलियोज़ वगैरह मैक्सिमम ठीक ही ठाक होते हैं, बस आप ये रेशियोज़ चेक कर लें उसके, तो आपका काम बन जाएगा। तो अगर आप खुद से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन पॉइंट्स के बेसिस पे कंपेयर करके अपने लिए एक अच्छा सा स्मॉल कैप फंड जो है वो चूज़ कर सकते हैं। एक बात और, ये जितने भी मैंने बताए हैं ना अभी, ये कोई ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप फंड में लागू होगा। आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड खरीदें, मतलब उसमें इन्वेस्ट करते हैं अगर, तो आप इनमें इन्हीं जो पॉइंट्स मैंने आपको बताएं, जो रेशियोज़ हो गया, रिटर्न्स हो गए, AUM हो गया, एग्जिट लोड हो गया, तो ये सारी इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे आप बाकी फंड्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स को ही आप कंपेयर करेंगे। तो जब भी आप किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें तो इन बातों का जो ध्यान है वो आपको ज़रूर रखना है। अब इसके बाद मेरे हिसाब से कौन से फंड्स, कौन से स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मेरी नज़र में 2 ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आप उसमें निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न, मतलब कि सिर्फ 2 से 3 सालों में या 3 से 4 सालों में आप डबल या उससे भी ज़्यादा मतलब उसके ज़रिए कमा सकते हैं। जो पहला वाला फंड है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, और जो दूसरा वाला है वो है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान।
मेरी नज़र में ये दो जो स्मॉल कैप फंड्स हैं ना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो साबित हो सकते हैं। इन दोनों फंड्स की जितनी भी मेन बातें हैं वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जितने भी रेशियोज़ मैंने अभी आपको बताए थे उनकी जानकारी भी आपको इस वक्त अपने स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो आप आराम से इसको पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। और अगर आप इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे मनी कंट्रोल की वेबसाइट का लिंक जो है मैंने शेयर किया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इनके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो अब तक हमने लगभग स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जितनी भी मेन बातें हैं वो सारी कवर कर ली है। मतलब कि स्मॉल कैप फंड्स क्या हैं, इनमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना रिटर्न आप इनके ज़रिए कमा सकते हैं, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है इन्वेस्ट करने से पहले, और मेरे हिसाब से कौन से स्मॉल कैप फंड्स जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो सारी लगभग कवर हो चुकी हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ ज़रूर रह गया होगा, तो जो भी रह गया है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि क्या रह गया और बाकी के जो व्यूअर्स हैं उनकी भी जो नॉलेज है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो जाए। तो अब लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बस अब एक चीज़ रह गई है, वो जो थंबनेल आप पढ़ के आए हैं ना इस वीडियो में कि 1 लाख का 2 लाख हो गया सिर्फ 3 साल के अंदर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे हो गया। तो देखिए, ये जो टाटा का स्मॉल कैप फंड है, तो इस वाले फंड में अगर आपने आज से 3 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते लमसम अमाउंट, हालांकि आप SIP भी कर सकते हैं, मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मान के चल रहे कि अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया होता तो इसका जो 3 साल का जो एवरेज रिटर्न है एनुअलाइज्ड वाला वो 34% के आसपास का है। तो उस हिसाब से आपको आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 साल के बाद यानी कि आज की डेट में 2,40,000 या 43,000 रुपये के आसपास की जो है वो हो गई होती। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 साल के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो सीधा डबल से भी इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ज़्यादा हो चुकी होती। और वहीं अगर आप इस कैनरा रोबैको वाले में इन्वेस्ट करते तो उसी 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो 3 लाख रुपए के लगभग की हो चुकी होती है आज की डेट में। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 3 गुने के लगभग जो है वो हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप ये काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें निवेश करके सिर्फ 3 से 4 साल के अंदर आप अपने पैसे को डबल या उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सके उससे शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करके रख लीजिए। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।